हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी में आज हम लोग हमारी जो सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस या सीबीएसई वीडियो सॉल्यूशंस, उसमें आज हम लोग बायोलॉजी को लेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर लेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए क्या होता है बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। हम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम लोगों को एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस ढेरों ढेर मिल जाएंगे। आप भी इसी सॉल्यूशन को, इस पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन चक्कर यह है कि हमें वो एक्सप्लेनेशन भी समझ में आना चाहिए। अगर हम समझेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर बन पाएंगे या हम ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ों को लिख पाएंगे। हम रट्टा मार के चीज़ों को बहुत दिनों तक संभाल नहीं सकते। तो इसीलिए बच्चा पार्टी शुरुआत कर रहे हैं, आपके लिए ही ये सभी वीडियोस हैं। एंड यस, दिस इज़ और ऐप। अगर आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो यकीनन आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सभी सॉल्यूशंस के पीडीएफ एक साथ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज़ रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। बच्चा पार्टी सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन का मैं एक लाइन में ही आंसर करूँगा। इट इज़ जस्ट टू मेंटेन और टू make sure there is continuity of life, to make sure there is continuity of life. So life की continuity बनी रहे उसके लिए essential है रिप्रोडक्शन। जो लोग कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते या जो रिप्रोडक्शन मेंटेन नहीं कर पाते, ऑब्वियसली वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है, टू मेंटेन लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ, या अपनी स्पीशीज़ को बना के रखने के लिए, अपनी स्पीशीज़ को। ठीक है, आपके रिप्रोडक्शन से हाथी घोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता और हाथी घोड़े के रिप्रोडक्शन से आपको फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? तो जिसकी जो स्पीशीज़ है वो अपनी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए रिप्रोड्यूस करता है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल और एसेक्सुअल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग है, बेटर मोड बोलने से बेटर है कि आप इसको ऐसे समझिए कि इसमें क्या बेस्ट है और इसमें क्या बेस्ट है। जैसे ए सेक्सुअल के लिए सिंगल पेरेंट लगता है, सेक्सुअल के लिए डबल पेरेंट लगता है। ए सेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता, नो वेरिएशन। ये सबसे बुरी बात है, नो वेरिएशन। और इसमें वेरिएशन आते हैं हर बार। अब क्योंकि वेरिएशन आते हैं इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि वेरिएशन के कारण यू गेट एबिलिटी टू व्हाट, चेंज योरसेल्फ। और आप एनवायरमेंटल के चेंज के अकॉर्डिंग, मतलब एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आ रहा है उसके चेंज के अकॉर्डिंग आप की जनरेशन या आपकी स्पीशीज भी चेंज हो पाती है। और फाइनली आप अपने आप को एक बेटर स्टेट पे पहुंचा पाते हो, अपनी स्पीशीज को पहुंचा पाते हो, और आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी स्पीशीज के। तो इसीलिए यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हाई इज द ऑफस्प्रिंग फाउंड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्ड टू एज क्लोन। एसेक्सुअल में क्या होता है, कोई वेरिएशन नहीं, तो एब्सोल्युटली जेनेटिकली आइडेंटिकल चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में, मॉर्फोलॉजिकली मतलब, मॉर्फो का मतलब होता है जो, जिसको आकारिकी कहते हैं ना, आकार में आपको एक जैसे दिखाई देंगे। और जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स भी सेम रहेंगे। जैसे आलू का जो सीड है उससे आलू ही बनेगा ना, है ना। अरे भाई, आप गेहूं बोए तो गेहूं ही निकल के आया ना। अब आप बोलो सर ह्यूमन में तो ह्यूमन आता है, नहीं, हर गेहूं एक जैसा दिखता है, लेकिन हर ह्यूमन एक जैसा दिखता है क्या? है, नहीं दिखता ना। या आप बोलोगे सर सबके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में, सभी के जीन्स मैच होते हैं क्या, या डीएनए मैच होते हैं? नहीं होते ना। तो वो एक्सक्लूसिवनेस सेक्सुअल में जो रहती है वो एसेक्सुअल में नहीं रहती। एग्जैक्टली क्लोन देखने को मिलते हैं। क्लोन मतलब फोटोकॉपी, जेरोक्स। क्लोन तो उसी को बोलते हो ना, आप लोग जानते हो ना क्लोन। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, offspring formed due to sexual reproduction have better chance of survival. Why in this statement always true? Why is this statement always true? बच्चा पार्टी, आप लोगों ने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो आप लोगों ने जाना था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए मेल और फीमेल दोनों गैमीट लगते हैं। जितने ज़्यादा आप समझोगे, जितना आप इसको समझोगे, मेल और फीमेल जब दोनों लगेंगे तो ऑब्वियसली उस रिप्रोडक्शन में दोनों की इंपॉर्टेंस है। और अगर दोनों की इंपॉर्टेंस है तो सिंपली आपको जब नया स्पीशीज मिलेगा या उनका जो बच्चा मिलेगा या उनका जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा, उस ऑफस्प्रिंग में दोनों के कैरेक्टर्स होंगे। और अगर दोनों के कैरेक्टर्स होंगे तो ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, है ना।
डिफरेंट इन द सेंस उनमें मिक्स कैरेक्टर्स रहेंगे ना, जैसे इसकी नाक पापा जैसे मिलती है, या इसका कान मम्मी जैसा है, या ये इसका जो ये मुस्कुराता दादा जैसा है ना, क्योंकि कैरेक्टर्स ट्रैवल होते हैं ना, तो आपको हर बार क्या होगा, वेरिएशन, हर बार आपको वेरिएशन दिखेंगे। समझ में आ रही बात? सो वो वेरिएशन ए सेक्सुअल में नहीं दिखते, सेक्सुअल में ही दिखते, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। समझ में आ रही बात? तो क्या होता है कि जो ए सेक्सुअल है उसमें और सेक्सुअल दोनों में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन इज मोस्टली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। समझ में आया? जैसे आप देखो हिली एरियाज में लोगों की हाइट कम होती है ना। अब हिली एरिया है तो ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल कम है, तो हिली एरिया में लोगों की हाइट कम होती है, लेकिन उनका चेस्ट मोस्टली क्या होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन कैच कर पाता है, या उनकी बॉडी में आरबीसी ज़्यादा होते हैं, आप देखोगे वो थोड़े रेडिश कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो एनवायरनमेंट में रहने लायक बनाया ना, एनवायरनमेंट में रहने लायक बनाया ना वहाँ के लोगों को जो हिली एरियाज में रहते हैं। हर जगह के लोगों की हाइट कम नहीं होती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? डन। अंडर सम सर्कमस्टेंसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज मोर एडवांटेज फॉर सर्टेन ऑर्गेनिज्म। हाँ, कई जगह एसेक्सुअल का ज़्यादा एडवांटेज है, जहाँ पर क्या होता है, जैसे लेट से कि आप अमीबा को देखो, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, इनमें क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, फिजन हो रहा है, तो पता चला कि इनको रिप्रोडक्शन का या रिप्रोडक्टिव हेल्थ या दे डू नॉट रिक्वायर एनी मैच्योरिटी एज, दे कैन रिप्रोड्यूस वेन एवर दे वॉन्ट टू। टूट गए, फूट गए, कट गए, तभी भी नया बन गया, तो उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस में तो आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हमेशा एक ही चीज़ आंसर करनी है, वेरिएशन। वेरिएशन इज मोस्टली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, एंड एनवायरमेंट जैसा चाहता है वैसा हमसे रिप्रोड्यूस कराता है सेक्सुअली। तो इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अच्छा भी माना जाता है और वो सर्वाइवल के लिए होता है, ये भी माना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप अगर अपने पेरेंट्स से पूछो ना, ग्रैंड पेरेंट्स, तो बताएंगे कि पहले आपके जो परदादा थे या जो दादाजी थे बहुत स्ट्रांग थे, और वो पहले के ज़माने में लोग 10-10, 15-15 रोटी खा जाते थे। आजकल आप देखोगे लोग चटपट चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती, मतलब भूख इन द सेंस कोई 15-20 रोटी नहीं खाता। पहले लोग 15-15, 20-20 रोटी खा जाते थे। एक ही इंसान पूरे खेत में हल चला लेता था, एक ही इंसान 1-1, 2-2 क्विंटल चीज़ें उठा के चीज़ें यहाँ से वहाँ रख देता था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज किड, सो आई वेंट टू वन ऑफ अ म्यूज़ियम, तो वहाँ पर एक आर्मर था, और तो बोला गया कि ये आर्मर को एक जैसे लेट्स से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आर्मर है, तो उस आर्मर को, उस कवच को उठा के एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखने के लिए 2-2, 3-3 लोग लगते हैं। अब आप इमेजिन करो कि वो आर्मर को पहन के कोई युद्ध कैसे लड़ता रहा होगा। तो ये एक बड़ी बात है जो अब नहीं है। आज के लोगों को उस लेवल का हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली पीपल आर डूइंग सॉफ्ट वर्क। अभी आप ऑनलाइन ये लेक्चर देख रहे हो, तो उतना हार्ड वर्क की अब ज़रूरत नहीं, तो इसलिए उतने स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डअप नहीं होते लोगों के। पहले बहुत होते थे, पहले हर चीज़ क्या होता है, फिजिकल थी। अब बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर पे चल रही है, तो नहीं है उतना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चा पार्टी। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्रोजेनी मतलब जो नया संतति आने वाला है, नया जनरेशन आने वाला, हाउ डज द प्रोजेनी फाउंड फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फाउंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, अपन ने अभी भी देखा। ठीक है, तो क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब एसेक्सुअल में देयर इज नो फ्यूजन, और इसमें डेफिनेट फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का। ठीक है, फिर क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग दस फॉर्म डू नॉट शो वेरिएशन, दे डू शो वेरिएशन, मतलब बेसिकली आप डिफरेंस देख रहे हो सेक्सुअल एसेक्सुअल में। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसीडर्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, देखो बेसिकली क्या होता है कि सेक्सुअल एसेक्सुअल के डिफरेंसेस आपको पता है। इसमें गैमीट लगेंगे, सेक्सुअल में नो गैमीट, 2 लोग चाहिए, एक से ही काम चल जाता है। ठीक है, इसमें नॉन आइडेंटिकल होता है, इसमें आइडेंटिकल होते हैं। ये वेरिएशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ क्या होता है, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों भी देखने को मिल जाता है, और एसेक्सुअल बेसिकली लोअर ऑर्गेन्स, फंगाई और बैक्टीरिया वगैरह मिलता है। एनिमल्स तो मोस्टली सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली। ठीक है, एल्गाई, फंगाई और मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोस्टली उनमें आपको एसेक्सुअली देखने को मिलता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एल्गे,
इनमें आपको एसेक्सुअल देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपको गैमीट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपको गैमीट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी पार्ट ऑफ दैट स्पीशीज़ कैन बी यूज एज फॉर रिप्रोडक्शन, लाइक राइजोम्स हो सकते हैं, सकर्स हो सकते हैं, ट्यूबर्स हो सकते हैं, बल्ब हो सकते हैं, तो कुछ भी कोई भी पार्ट आप यूज़ कर सकते हो रिप्रोडक्शन के लिए। सो इसमें कोई गैमीट की ज़रूरत नहीं होती, कोई क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ज़रूरत नहीं होती, बस कोई एक हिस्सा लिया और उसको ज़मीन में दबा दिया और अगले दिन या कुछ समय बाद एक नई ऑफस्प्रिंग बन गई। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बिकॉज देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमीट्स या देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल काउंटर पार्ट्स, तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को रखा जाता है, ठीक है, ठीक है। आई बिलीव आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन गिव व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, गिव टू सूटेबल एग्जाम्पल। अभी अभी मैंने आपको बताया बॉडी का कोई भी पार्ट वगैरह ले लो, सकर्स, ट्यूबर, राइजोम्स, रनर्स, कुछ भी वेजिटेटिव पार्ट ले लो और उसको ज़मीन में दबा दो, वहाँ से नया प्लांट निकल के आ जाएगा। देखो जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइज ऑफ पोटैटो। आप देख सकते हो पोटैटो छोटा सा एक बल्ब निकल गया, ट्यूबर निकल गया, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया, फिर यही आगे जाके एक नया आलू बन जाएगा, ठीक है। लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम में बहुत अच्छे, ब्रायोफिलम में पत्ती पर ही आपको पूरा एक देख रहे हो, एक ये पत्ती है उसके ऊपर जहाँ पर मार्जिन है वहाँ पर एक पूरी नई पत्ती डेवलप होने लगती है, ठीक है। ब्रायोफिलम को पत्थर चट्टा बोलते हैं कई लोग। तो अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से डिटैच करो, यहाँ से डिटैच करो और इसको ले जाके कहीं और लगा दो, तो वापस आपको एक नई पूरी ब्रायोफिलम उग जाएगा, ठीक है, नया ब्रायोफिलम उग जाएगा। आप क्लियर है ना। मैंने आपको बता रहा हूँ, देखो आप ऐसे समझो, आप रट्टे मारने की कोशिश मत करो, आप समझो ना कि क्या है वो, ठीक है। हमें पता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है तो मतलब कोई भी पार्ट हो सकता है, देयर इज नॉट नेसेसरली सीड इज रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी सीड इज रिक्वायर्ड, सीड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे हम सब लोग छोटे थे तो गुलाब के फूल के लिए हम लोग कहते हैं उसके गुलाब की कलम मतलब और एक ब्रांच काट लो, उस ब्रांच को फिर क्या करते थे ज़मीन में दबा देते थे, उसको थोड़ा न्यूट्रिशन वगैरह देते थे, कैसे न्यूट्रिशन, पानी वगैरह दे देते थे, खाद वगैरह डाल देते थे, तो फिर वो गुलाब का पौधा अपने आप वहाँ उग जाता था, ठीक है। कटिंग, बडिंग ये सब किया जाता था, तो आज तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लो लेट से कि एक बच्चा है, उसके पास एक आम का पेड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाहता हूँ। लेट से कि एक बच्चा है ए, उसके पास एक आम का पेड़ है, जो उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है लेकिन उसमें आम अच्छे वाले नहीं हो रहे, जो बहुत अच्छे आम होते हैं। और जो बी वाला है उसके पास आम का एक ऐसा स्पीशीज़ है, पौधा है, जिसमें ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन उसने क्या किया, उसमें लेकिन जो फ्रूट्स होता है, मैंगो होता है, वो बहुत अच्छा वाला होता है। तो इसने क्या किया, इस बी वाले से एक ब्रांच उसकी काट के अपना जो पौधा था उसमें कट लगाया, उस कट लगा के यहाँ पे उस दूसरी ब्रांच को लगा के और उसको टेप कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे कनेक्शन सेट हो जाएगा, तो एक ही आम के पौधे पे उसको दो अलग अलग तरह के आम देखने को मिल जाएंगे, समझ में। तो ये सब होता है, इसके लिए कोई आपको कुछ अलग से तैयारी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल तरीका होता है। मैंने आम का एग्जांपल दिया, और हालांकि आम के लिए ये चीज़ें नहीं उतनी काम करें क्योंकि आम की ब्रांचेस बड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है और काफ़ी वुडी होता है आम। लेकिन अगर आप लेस वुडी प्लांट्स में ये परफॉर्म करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। Although I have given you a wrong example of mango, but you can use any of other plant which have soft branches. You can perform this cutting kind of thing, because for a tree like mango, it is too woody. It contains a lot of cambium, so it is not necessarily correct that you can easily implant a branch to another plant. तो आप इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैं समझाते समय जो बोलता हूँ प्लीज़ आप उसको समझें। डिफाइन जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेज। बच्चा पार्टी नाम से ही क्लियर है, जुवेनाइल, इट इज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आफ्टर इट्स बर्थ एंड बिफोर इट रीचेज द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मतलब जब कोई रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन करे उस समय तक के टाइम को हम किसमें, जुवेनाइल फेज में काउंट करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज वो होता है जिसमें रिप्रोडक्शन हो सकता है, ऑब्वियसली सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। एंड द पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज ओल्ड एंड लूसेज द एबिलिटी, तो उसको सेंसेंट डिसीज, बुढ़ापा बोल सकते हो, ये बोल सकते हो क्या बोल सकते हो उसको हिंदी में अगर बोलना चाहे तो युवावस्था नहीं, युवावस्था बोलना ठीक नहीं, बाल्यावस्था बोल सकते हो, हाँ बाल्यावस्था,
जुवेनाइल फेज बाल्यावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज में युवा अवस्था, और इसको प्रौढ़ अवस्था बोल सकते हैं। प्रौढ़ मतलब वन द पर्सन इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वर्ड्स इन टिपिकल हिंदी, अगर कहीं गलती होती है तो प्लीज़ इग्नोर गाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। वाई? हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ क्यों जाते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया, ऑल्दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मोर टाइम, एनर्जी, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिस्टोर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना कॉम्प्लेक्स है, फिर भी हायर ऑर्गेनिजम्स में ये क्यों मिलता है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात वेरिएशन। इसको तो आप जिंदगी में कभी डिनाई कीजिए ही मत। इट इज़ ऑल ड्यू टू वेरिएशन, इट इज़ ऑल ड्यू टू वेरिएशन। समझ में? वेरिएशन के कारण आप मोर क्या बोल सकते हो, स्ट्रांग हो जाते हो या एबल हो जाते हो काय के लिए, टू रिप्रोड्यूस स्ट्रांगली एंड टू ओवरकम ऑल द सिचुएशंस, ठीक है ना। तो वेरिएशन इज द बिगेस्ट रीज़न, ठीक है। डीएनए वेरी करेंगे। मैं आपको बताऊं, कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कई लोगों के डीएनए में कुछ सर्टेन प्रॉब्लम होती है, बीमारियां होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रैवल करते करते आखिरकार फिर विलुप्त हो जाती है। मतलब नेचर चाहते नहीं कि वो बीमारी कंटिन्यू हो। हालांकि कुछ लोगों में उल्टा भी होता है कि पहले खानदान में कभी नहीं था, पता चला हो गया। जैसे आप पूछोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप डॉक्टर आपसे हिस्ट्री पूछता है, आपके दादाजी को था, आप बोलोगे नहीं, पापा को है नहीं, मम्मी को है नहीं, नाना को है हाँ नाना को था। तो डॉक्टर बोलता है अच्छा, सो देयर आर फ्यू चांसेस, देयर आर सम चांसेस कि आपको हो सकता है, होता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको उस समय देखने को मिलेगी बच्चा पार्टी, ठीक है। ये अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड, ठीक है। बच्चा पार्टी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मियोसिस जिसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, या गैमेटोजेनेसिस। गैमीट्स कैसे बनते हैं? एक पैरेंट है, समझिए इसको, एक पैरेंट है, ठीक है। उस पैरेंट के पास 2n कैरेक्टर्स हैं, डबल क्रोमोसोम्स हैं, और दूसरा पैरेंट है उसके पास भी 2n होंगे। तो बच्चे के पास अगर दोनों गैमीट 4n लेके पहुंच गए, तब तो पता चला कि 46 क्रोमोसोम की जगह 92 क्रोमोसोम्स हो गए। तो भगवान ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया, नेचर ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि जो पैरेंट है ये गैमीट बनाएंगे, और गैमीट में हमेशा n क्रोमोसोम होते हैं, मतलब हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड की सिचुएशन बन जाती है। और ये हैप्लॉइड करने के लिए क्या जरूरी है? मियोसिस जरूरी है। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, मियोसिस इज रिक्वायर्ड टू मेक हैप्लॉइड गैमीट्स, and those haploid gametes can be used for sexual reproduction and to maintain equal number of chromosomes in the progeny। समझ में? तो हर बार क्या होगा, जैसे समझो एक पैरेंट ये हो गया और दूसरा पैरेंट ये हो गया। अब समझना इसको, इसके पास कितना है, 2n क्रोमोसोम है, इसके पास भी 2n क्रोमोसोम है, लेकिन गैमीट बना तो nn हो गए, और अब ये जब मिलेंगे तो वापस 2n। तो हर बार क्या होगा, जो नई स्पीशीज बनेगी उसमें 2n क्रोमोसोम ही ट्रैवल करेंगे। समझ में आ रही बात? अब जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो इसमें फिर गैमेटोजेनेसिस होगी। तो बेसिकली व्हाट, मियोसिस हेल्प टू गेट हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स या हैप्लॉइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो दैट इज व्हाट गैमेटोजेनेसिस इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आइडेंटिफाई ईच पार्ट इन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड राइट देयर इट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। वाह, ओवरी नो डाउट डिप्लॉइड होगा। एंथर ये मेल है ना, ओ सॉरी फीमेल पार्ट है ओवरी, एंथर मेल पार्ट है ना। एग हैज टू बी हैप्लॉइड क्योंकि एग गैमीट है। पॉलन हैज टू बी हैप्लॉइड, गैमीट है। ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, ये और मेल गैमीट हैप्लॉइड होगा, जाइगोट तो डिप्लॉइड ही होगा, 2n। बहुत बढ़िया, अच्छा वो मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था तो आपको समझना और आसान हो गया। डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, मेंशन इट डिसएडवांटेजेस। बच्चों बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उनमें मेल और फीमेल दोनों बॉडी के बाहर, जैसे मेल ने अपने स्पर्म और फीमेल ने अपने एग को वाटर में रिलीज कर दिया, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे फिश हो गया, फ्रॉग हो गए, स्टार फिश हो गया, तो क्या मेल ने अपने एग रिलीज कर दिए, फीमेल ने अपने स्पर्म रिलीज कर दिए, वो पानी में ही मिलेंगे और वहाँ रिप्रोड्यूस जाइगोट फॉर्म होगा, वहीं सब कुछ हो जाएगा, मतलब बच्चा वगैरह, मतलब जो एग वगैरह बनेंगे बाद में फाइनली जाइगोट वगैरह बन के वो उधर बन जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ना, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दैट इज लॉस। किसका लॉस? एग का लॉस। चांसेस गेट वेरी लो कि फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे आपको पता है फिश एक बार में हजारों लाखों अंडे देती है, लाखों, क्योंकि पता है कि चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल का रेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पानी में स्पर्म निकल गए, पानी में एग निकल गया, वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उससे पहले वो कहीं खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो बात और है। तो इसीलिए क्या होता है, नेचर ने है ना उनको ऐसा बनाया कि एक बार में बहुत सारे गैमीट्स रिलीज करते हैं फिशेस वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली लॉस ऑफ व्हाट, गैमीट्स बहुत होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि एक प्रॉपर पैरेंटल केयर वगैरह भी नहीं मिलती। ऑब्वियसली जब बच्चा बनेगा तो पैरेंटल केयर नहीं, सम टाइम ऑब्वियसली दे हैव वेरी लो रेट ऑफ सर्वाइवल, है ना, इनमें बहुत लो रेट होता है सर्वाइवल का। रीज़न तो ऑब्वियस है, मतलब पेरेंट का बच्चों से कनेक्ट तो कुछ बचता ही नहीं है ना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ जस्ट लाइक कि जो मेल है उसने अपना काम कर दिया, फीमेल ने अपना काम कर दिया, बच्चा बने नहीं बने, सरवाइव करे नहीं करे, तो ये नेचर ने इसलिए बनाया। देखो क्या होता है कि इमेजिन करो इसको कि एक फिश है, अब फिश को आपने जाल में ट्रैप कर लिया, फिश, अब ऐसे लोग सब फिश को जाल में ट्रैप करके खा गए तो खेल खत्म हो जाएगा। और अब मान लो 2 फिश हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहीं रुक रही हैं, तो पता चला वहाँ भी उनको पकड़ लिया गया। मतलब नेचर ने कैसा बनाया कि भाई घूमते रहो, फिरते रहो और रिप्रोडक्शन करते रहो, ऐसा वाला सीन बनाया। मतलब एक्वेटिक एनिमल्स में पॉसिबल भी नहीं था जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, जो बड़े एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें यस देयर इज इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बड़े एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लेकिन छोटे मोटे एक्वेटिक एनिमल्स में तो यही है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन जू स्पोर एंड जाइगोट। अरे ये तो कॉमेडी हो गया। जू स्पोर मतलब गैमीट है, ठीक है, और जू मतलब मूविंग, तो दे हैव यूजुअली देख ना, जू स्पोर इज अ मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है, जू स्पोर मोटाइल, जू मतलब मूविंग। जाइगोट तो क्या है, ये नॉन मोटाइल डिप्लॉइड सेल होती है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। जू स्पोर हमेशा एसेक्सुअल में ही बनते हैं, और ये सेक्सुअल की कहानी है जू स्पोर, सॉरी जाइगोट, ठीक है। कई बार जू स्पोर उसके लिए क्या बोलते हैं, मेल गैमीट के लिए भी जू स्पोर कई बार शब्द यूज किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जू स्पोर बेसिकली क्या बताया जा रहा है, दीज आर एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। मूविंग, मोटाइल, जू का मतलब मूविंग होता है ना। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन गैमीटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। बच्चा पार्टी गैमीटोजेनेसिस से गैमीट बनते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा, ठीक है। तो क्या होता है, इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीट डन। गैमीटोजेनेसिस में हैप्लॉइड सेल बनते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस डिप्लॉइड सेल से, जाइगोट से, फिर आगे माइटोटिक डिवीजन वगैरह होकर काम बनता है, ठीक है। नाउ डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फेवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। जो फर्टिलाइज ओव्यूल है वो सीड बन जाता है, ठीक है। सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो एनक्लोज इन प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। द सीड ग्रोज फर्दर other flower plants parts wither and fall off. They lead to growth of the ovary. They enlarge and ripen to fruit and become a fruit with a thick wall called pericarp. Basically क्या होता है, जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो बन जाएगा सिंपली, जो सीड जो ओव्यूल था, जो फर्टिलाइज ओव्यूल था वो सीड बन जाएगा, और उसके ऊपर के जितने भी जैसे सिनर्जी सेल्स वगैरह थे या जो पोलर बॉडीज थी, तो ये सभी क्या बना लेंगे, फ्रूट बना लेंगे और एंडोस्पर्म वगैरह बना लेंगे और बस न्यूट्रिशन दे देंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम अ नेबरहुड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट देयर कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स। बच्चा पढ़ी जिनमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, ऑब्वियसली उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो मेल मतलब स्टेमन
फीमेल मतलब पिस्टिल, तो जिसमें स्टेमन फिस्टिल दोनों भी हो, तो स्टेमन पिस्टिल दोनों रहेगा तो उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाटर लिली, जिसको निम्फेरिडा निम्फेइडोरेटा निम्फोइडोरेटा बोलते हैं इसको, ठीक है। रोजा मल्टीफ्लोरा, हिबिस्कस रोजा साइनस, हिबिस्कस तो बहुत फेमस, आपको पता, गुड़ल बोलते हैं इसको। मस्टर ब्रेसिका नाइग्रा एंड पेट्यूनिया हाइब्रिडा, ये कुछ नाम है, प्लीज़ आप इनको नोट कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर्स ऑफ एनी कुकुरबिटा फैमिली and try to identify the staminate and pistillate flowers. Do you know any other plant that bears unisexual flowers? Cucurbita plants bears unisexual flower as these flowers have either the stamen or pistil. देखो तो है ना, either stamen रहेगा या pistil रहेगा, ठीक है। The staminate flower bears bright yellow colored petals along with the stamen that represent the male reproductive structure. On the other hand, pistil flower bears only pistil that represent the female reproductive structure. Other examples of plant that bears unisexual flowers are corn, papaya, cucumber, etc. मतलब बच्चा पार्टी कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर वगैरह में आपको मेल और फीमेल फ्लावर अलग दिखेंगे, जैसे आपको कुकुरबिटा फैमिलीज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why are offspring of oviparous animals at a greater risk as compared to the offspring of viviparous? Oviparous मतलब जो अंडे देते हैं, और सीधी सी बात है जो अंडे देंगे उनके चांसेस बहुत डिफिकल्ट है, जो अंडे ले कर रहे हैं तो अंडे को प्रोटेक्शन चाहिए, उनको सेव रखना है। विविपैरस सीधे बच्चे देते हैं, तो ओविपैरस एनिमल लेज आउटसाइड देयर बॉडी, अंडे बाहर दे दिया आपने। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर under continuous threat from various environmental factors. On the other hand, in the viviparous, the development of the egg take place inside the body of the female. समझे? आप सोच के देखो ना, आप ऐसे समझो, मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे इसको खजाना समझो आप, खजाना, मैं मानता हूँ, चलिए इसको खजाना के साथ, तो ओविपैरस में क्या होता है, आपने खजाना शरीर के बाहर निकाल दिया, सबको दिख रहा है, आपके पास दुनिया भर के चक्कर है। जैसे मुर्गी है, मुर्गी ने अंडे दे दिए तो कोई अंडे मार के खा गया, ये जो भी जैसे ही बोलो, ठीक है। अब मान लो अगर फॉर एग्जांपल मुर्गी है ना, अंडे ना देके डायरेक्ट छोटे छोटे चिक्स देती हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो देते हैं, तो चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी ऑब्वियसली कम होता है। अंडे को खाना लोगों के लिए सरल है, या जैसे मान लेते हैं कि अंडा है, मान लो अंडे को मुर्गी ने ले किया और मान लो कोई मुर्गी खा गया तो अंडे ऑब्वियसली अनप्रोटेक्टेड पड़े रहे तो वो भी डैमेज हो गए। लेकिन अगर मुर्गी ने अंडे दे दिए, सॉरी बच्चे दे दिए, इवन इफ समथिंग हैपन टू दैट मुर्गी, तो उसके बच्चे तो सर्वाइव कर गए। तो आप इसको कई तरह से एग्जाम्पल कर सकते हो, कई तरह से आप समझा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही या मेरे ही आप फंडे आप इसमें यूज़ करो। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच एलेबोरेट टू ऑल, आप अपनी तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आप एनिमल ले करते हो तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, जब आप एग ले करते हो तो सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, ये फैक्ट बात है, ठीक है। सो गाइज ऑन दैट नोट, दिस चैप्टर इज़ ओवर। द CBSE वीडियो सोल्यूशंस का ये फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी के लिए, ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चा पार्टी, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।